तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आखिर चलता कैसे है, कभी सोचा है? चलिए, आज हम उसी दस्तावेज की गहराइयों में उतरते हैं जो इस सब को मुमकिन बनाता है, भारत का संविधान। हाँ, बिल्कुल सही सुना। 395 अनुच्छेद। जरा सोचिए, ये अमेरिका के संविधान से लगभग 50 गुना ज्यादा लंबा है। सच में 1 अरब से ज्यादा लोगों को चलाने के लिए ये एक, कह सकते हैं, बहुत ही बड़ा और डिटेल्ड फ्रेमवर्क है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इतने सारे अनुच्छेद, इतने सारे भाग, ये सब एक साथ जुड़ते कैसे हैं? पर फिक्र की कोई बात नहीं है, हम इसे समझने में पूरी मदद करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले संविधान का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर नागरिक और राज्य के रिश्ते को समझेंगे, सरकार की मशीनरी पर नजर डालेंगे, फिर देखेंगे कि ये पूरा ढांचा काम कैसे करता है, और आखिर में ये समझेंगे कि इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हर बड़ी इमारत की एक मजबूत नींव होती है, वैसे ही एक राष्ट्र की भी होती है। तो देखते हैं कि भारतीय राज्य के वो कौन से बुनियादी हिस्से हैं जिन पर यह सब कुछ टिका हुआ है। तो संविधान बिल्कुल शुरुआत में ही ये तय कर देता है कि भाई भारत आखिर है क्या, मतलब इसकी टेरिटरी क्या है और यहाँ का नागरिक कौन है। सीधे शब्दों में, हम कौन हैं और कहाँ से हैं। ठीक है, तो ये तो तय हो गया कि राष्ट्र क्या है और नागरिक कौन है। पर अब अगला बड़ा सवाल आता है कि लोगों और उनके बनाए हुए इस राज्य यानी स्टेट के बीच का रिश्ता क्या है। चलिए इसी को समझते हैं। और ये सवाल हमें सीधे ले आता है भाग 3 पर, जिसे अक्सर संविधान की आत्मा कहा जाता है। यहीं पर मिलते हैं हमें हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, वो अधिकार जो हर नागरिक को मिले हैं और जो हमारी आज़ादी को पक्का करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस बनाया गया है। देखिए, एक तरफ तो है मौलिक अधिकार जो लागू किए जा सकते हैं, मतलब अगर उनका उल्लंघन हो तो कोई भी सीधा कोर्ट जा सकता है। और दूसरी तरफ है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये सरकार के लिए एक तरह के लक्ष्य हैं जो देश को एक दिशा दिखाते हैं कि हमें जाना किधर है। और हाँ, इस पूरी तस्वीर को पूरा करने के लिए भाग 4 में मौलिक कर्तव्य भी हैं। आखिर अधिकारों के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी तो होती हैं, सही कहा ना? ठीक है, तो नींव तो रख दी गई, पर सवाल अब भी वही है कि इतने बड़े देश को चलाता कौन है। तो अब हम बात करेंगे सरकार की पूरी मशीनरी के बारे में। इसे ऐसे समझिए कि सरकार 3 पैरों पर खड़ी है। एक है कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव, जो कानून लागू करती है। दूसरी है विधायिका यानी हमारी संसद, जो कानून बनाती है। और तीसरी है न्यायपालिका यानी जुडिशरी, जो देखती है कि कानून का सही से पालन हो। अच्छा, इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत ही दिलचस्प है। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से दिखाती है। ध्यान से देखिए कैसे केंद्र की संसद का जो डिज़ाइन है वही डिज़ाइन राज्यों की विधानसभाओं में भी देखने को मिलता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बैठाने की एक सोची समझी कोशिश है। और इस मशीनरी का हिस्सा कौन कौन है? राष्ट्रपति से लेकर जो हमारे हेड ऑफ स्टेट है, सुप्रीम कोर्ट तक, जिसे संविधान का आखिरी गार्डियन माना जाता है। तो ये सारे अलग अलग हिस्से तो हमारे पास हैं, पर ये सब मिलकर एक साथ काम कैसे करते हैं? अब देखते हैं कि ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क असल में चलता कैसे है। देखिए, किसी भी संविधान का सबसे बड़ा टेस्ट यही होता है कि क्या वो वक्त के साथ चल पाता है। आखिरकार जो चीजें 1950 में सही थीं, जरूरी तो नहीं कि वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट हों, है ना? तो इसका जवाब मिलता है अनुच्छेद 368 में। ये अनुच्छेद हमारी संसद को शक्ति देता है कि वो संविधान में जरूरी बदलाव कर सके। और यही वो चीज है जो इसे सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जिंदा, सांस लेता हुआ दस्तावेज बनाती है, जो समाज के साथ साथ बदल सकता है। इसी सेक्शन में और भी बहुत कुछ है, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच संबंध कैसे होंगे, मतलब किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, चुनाव कैसे होंगे ताकि सबकी आवाज सुनी जा सके, और यहाँ तक कि देश में इमरजेंसी लगने पर क्या नियम होंगे। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर कि भारतीय संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है। देखिए, ये सिर्फ इतिहास की कोई किताब नहीं है, ये एक डायनामिक फोर्स है जो आज भी हमारे देश को बना रही है, उसे आकार दे रही है। हमारे संविधान को बनाने वालों ने दुनिया भर से अच्छे आइडियाज लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम का आइडिया लिया, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स का, और भी बहुत कुछ।
पर सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इन सबको हूबहू कॉपी नहीं किया, बल्कि भारत की ज़रूरतों के हिसाब से ढाला। लेकिन अगर सबसे बड़े एक सोर्स की बात करें तो वो था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसी एक्ट ने आज़ादी से पहले देश के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की नींव रखी थी और यही हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा आधार बना। तो सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये दस्तावेज सिर्फ कुछ नियमों की किताब नहीं, बल्कि एक डायनामिक फ्रेमवर्क है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जैसे जैसे भारत बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है, ये 75 साल पुराना ब्लूप्रिंट इसके भविष्य को कैसे गाइड करता रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है।